हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम ट्रैकर। और आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एनवायरमेंटल साइंस की सीरीज़, एमसीक्यू सीरीज़, जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है इवेज का। हम अप्रॉक्सीमेटली हमने कोशिश की है कि आपके साथ 250 क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस करें। तो ये सीरीज़ आज कंप्लीट हो जाएगी। होप यू ऑल लाइक इट। सो आज के लिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज इन इंडिया इज। सबसे ज़्यादा यूजेज जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की हमारे इंडिया में यूज़ होती है वो कौन सी है? कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? एंड दैट इज़ कोल। सबसे ज़्यादा हम किसको यूज़ करते हैं? कोल। कोल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। कोल को हम बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इंडिया में यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल एक्ट टू बी प्रोमलगेटेड इन इंडिया। इन सब एक्ट्स में से सबसे पहला ऐसा कौन सा एक्ट था जो सबसे पहले इंडिया में प्रोमलगेट किया गया था, जिसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था? तो इनमें से क्या है और किसके लिए? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे पहला एक्ट इम्प्लीमेंट किया है वो कौन सा है? वाटर एक्ट। सबसे पहले कौन सा किया गया है? वाटर एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। देखो, पहला फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पर हमें पूछा गया कि कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जब ब्रिटिश एम्पायर का टाइम चल रहा था इंडिया में, जब इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पर, तो उस टाइम पर भी बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स जो थे वो इम्प्लीमेंट हुए थे। तो उसके बाद जो फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट इंडिया पे आया था उसका बेसिस जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर जो फॉरेस्ट एक्ट्स चल रहे थे उनके बेसिस पर ही था। तो उसके बाद जो पहला फॉरेस्ट एक्ट जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1927। ठीक है। प्लेग इज कॉज्ड बाय, देखो प्लेग ऐसी डिजीज है जो किसके कारण होती है? इट इज कॉज्ड बाय द यर्सीनिया पेस्टिस, इसके कारण ये होती है। ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर और भी हमें दिए, जैसे लिशमानिया जो है ये लिशमेनिया सिस्टोटी, ये प्रोटोजोन डिजीज है। साल्मोनेला टाइफाइड जो टाइफाइड कॉज करती है। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हमें पूछा गया कि प्लेग किसके कारण होती है। तो प्लेग डिजीज जो है इट इज बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है। Which of the following is not a vector borne disease? इनमें से कौन सी जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है? वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब एक पर्टिकुलर वेक्टर चाहिए होता है उसको कॉज करने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो उस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करे उसको वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। तो येलो फीवर जो है वो भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। येलो फीवर भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। डेंगू फीवर भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो। वायरल फीवर जो है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, इट इज कॉज्ड बाय द वायरस। और मलेरिया जो है ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। तो बाकी तीनों, येलो फीवर भी, डेंगू फीवर भी और मलेरिया भी, ये तीनों क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीज है। इनमें से जो वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है वो कौन सी है? वायरल फीवर। काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय, काला अजर जो डिजीज है वो कौन कॉज करता है? देखो, काला अजर जो डिजीज है इट इज कॉज्ड बाय द सैंड फ्लाई। ठीक है। काला अजर डिजीज जिसको लीशमानियासिस भी बोलते हैं, इसको कौन कॉज करता है? सैंड फ्लाई कॉज करती है। हाउस फ्लाई को पता है क्या होती है? सी फ्लाई भी एक डिजीज कॉज करती है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस विच इज कॉज्ड बाय सी फ्लाई। ठीक है। तो हमें यहाँ पर काला अजर पूछा गया है, तो काला अजर कौन कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई। Now we'll come on to the next question. Yellow fever is transmitted by, देखो येलो फीवर जो है इट इज ऑल्सो अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो येलो फीवर को भी ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए होता है। तो येलो फीवर जो है वो कौन कॉज करता है? कौन सा वेक्टर है? उसका नाम है एडिस एजिप्टाई। इसका आगे होगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ एडीज दिया है। तो एडीज जो है ये क्या करता है? हमारे को येलो फीवर कॉज करता है। बाकी जो मलेरिया है वो हमें पता है कि कौन कॉज करता है? एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी फीमेल एनोफिलीज जो है वो मलेरिया कॉज करती है। लेकिन हमें किसके बारे में पूछा गया है? हमें पूछा गया कि येलो फीवर जो है वो किसके कारण होता है? तो वो किसके कारण होता है? एडीज के कारण। Which of the following is not the mosquito borne viral disease? अब इनमें से पूछा है कि इनमें से जो ये ऑप्शंस दिए हैं चार, आपको चार ऑप्शंस क्या है? डेंगू, लासा फीवर, येलो फीवर, जापानीज बी एन्सेफेलाइटिस। इनमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो मस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज नहीं है? तो वो कौन सी है? वो है लासा फीवर। लासा फीवर किसके कारण होती है? इसको कौन कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय रैट्स। तो लासा फीवर जो है ये मस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज नहीं है। ठीक है। The mosquito-borne Zika virus outbreak was declared as an endemic
एपिडेमिक मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ज़ाइका वायरस आया था 2019 में, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि जो ये मस्कीटो ही इस ज़ाइका वायरस को भी कॉज करता है, तो ये एपिडेमिक कौन से रीजन्स में कंसीडर कर दिया गया था, कौन सी जो ऐसी कंट्रीज हैं, कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर इसको एपिडेमिक बना दिया गया था। एपिडेमिक क्या हुआ कि वहाँ पर उधर लोगों को इस बीमारी से बहुत खतरा था, तो वो कौन सी थी रीजन्स, ब्राज़ील और नॉर्थ अमेरिका। जैसे हमारे यहाँ पर पेंडेमिक हो गया, तो पेंडेमिक मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में जब कोई बीमारी फैल जाती है उसको पेंडेमिक बोलते हैं, और एपिडेमिक हो गया पर्टिकुलर रीजन की जब बात की जाए वहाँ पर कोई बीमारी फैल जाए तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। तो ये कहाँ पर कंसीडर हुई थी एपिडेमिक ज़ाइका वायरस, ब्राज़ील और नॉर्थ अमेरिका में। बायोडाइवर्सिटी increases towards the equator, decreases towards the equator, remains same throughout the planet और has no effect on change in latitude। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और मैंने पहले भी बोला था कि जो वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमेशा हमें कहाँ पर मिलेगी, इक्वेटर के पास मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है ना ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वहाँ पर क्या होता है, वैरायटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर होगी, इक्वेटर के पास इंक्रीज करेगी। तो आंसर विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है डे बाय डे, जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिक्रीज हो रही है, उसका रीज़न है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। हैबिटेट पोल्यूशन नहीं है, उसका रीज़न ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। क्यों? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हम जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट उनसे छीन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डाइवर्सिटी इंक्रीज़ नहीं कर पा रही है। तो डिक्रीज़ किस वजह से हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से डिक्रीज़ हो रही है। लिस्ट prepared by International Union for Conservation of Nature and Natural Resources for Endangered Species is classified as। अब हमें पता है कि IUCN जो है वो रेड डेटा बुक डालता है, तो लिस्ट कौन सी प्रिपेयर कर रहा है, वो रेड लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है। तो ऑप्शन विल बी द रेड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। यहाँ पर हमें पूछा गया है, इस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो कितने हैं, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सिर्फ 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात की जा रही है। आपको पता है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का एरिया इतना है कि वो 9 कंट्रीज से पास कर रहे हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन में पहले पूछा गया है, हमें क्या पूछा है, इन्होंने पूछा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है रिगार्डिंग द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इन दिस रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। क्या ऐसा है, लेट्स सी। दिस फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट, यस, इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला जाता है। इन दिस फॉरेस्ट डिगिंग ऑफ माइंस इज परफॉर्म्ड बाय डायनामाइट, ठीक है, ये भी ट्रू है, ऐसे ही होता है। यहाँ पर माइनिंग जो है वो डायनामाइट के थ्रू होती है। दिस फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन्स। ये क्या है, सोयाबीन की कल्टिवेशन के लिए डिस्ट्रॉय किए गए थे। दिस फॉरेस्ट कंटेन्स वर्ल्ड फेमस बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर वर्ल्ड फेमस बायोडाइवर्सिटी है। तो लेट्स सी इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन विल बी द 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि ये यस, इसमें वर्ल्ड फेमस बायोडाइवर्सिटी भी है। उसके अलावा इसमें फॉरेस्ट डिगिंग माइन जो है वो डायनामाइट के थ्रू परफॉर्म की जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3, 4 एंड 5, यस। Next question is -1 degree Celsius to 13 degree Celsius. Sorry. -1 degree Celsius to 13 degree Celsius annual variations in the intensity and duration of temperature in 50 to 250 centimeter annual variation
इन प्रेसिपिटेशन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोमास। बायोम मैंने आपको बोला था इट इज़ अ यूनिट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो -1 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर होगा, यानी ठंड होगी, और वहाँ पर 50 to 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होगी। तो वो कहाँ पर होगी, वो होगी कोनिफेरस फॉरेस्ट में। देखो कोनिफेरस फॉरेस्ट में क्या होता है कि वहाँ पर जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर स्पाइन्स, फर्स, ऐसे वाले ट्रीज ग्रो करते हैं, और वहाँ पर जो टेम्परेचर कंडीशंस है वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। तो वो कौन सी एरियाज में होता है, कोनिफेरस फॉरेस्ट में होता है। क्लियर? Which one of the following is not observed in biodiversity hotspots? देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या होता है कि हम किसी हॉटस्पॉट को अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे तो उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी क्या होती है, एक तो स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए, दूसरा उधर एंडेमिज्म होना चाहिए। तो एंडेमिज्म किसका था, 1500 वेस्कुलर प्लांट्स का एंडेमिज्म था। अगर वो सिर्फ वहीं पर मिलेंगे, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में नहीं वेस्कुलर प्लांट्स, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इनमें से बताओ कि हॉटस्पॉट में क्या नहीं मिलता, स्पीशीज रिचनेस मिलती है, यस मिलती है, एंडेमिज्म, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू फॉर्म अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस, अगर स्पीशीज लॉस होगा तो उसको हम हॉटस्पॉट थोड़ी ना बोलेंगे, तो मीन्स इसका ऑप्शन क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस, ठीक है। एक्सेलरेटेड, अगर एक्सेलरेटेड मीन्स ज़्यादा तादाद में स्पीशीज की वहाँ से घटना, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कंसीडर करने का एक मेन क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। The percentage of forest cover recommended by the National Forest Policy 1988 is, यहाँ पर पूछा गया है कि जितना फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज बताया था 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में, वो कितना था, इट वाज 37% फॉर प्लेन्स एंड 63% फॉर हिल्स। 37% जो क्राइटेरिया वो प्लेन्स के लिए सेट किया गया था, और 63% किसके लिए किया गया था, हिल्स के लिए फॉरेस्ट कवर का एरिया। कब, 1988 में। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द ईयर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीशीज एज वेल एज न्यूमरस रेयर एनिमल्स। क्या ऐसा है, लेट्स सी। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज़ नो इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। क्या मतलब बीटी कॉटन की जो ग्रोथ की जा रही है, जो इसको प्लांट किया जा रहा है, क्या इसका बायोडाइवर्सिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं, इसका इफेक्ट है। वेस्टर्न घाट्स हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। यस, वेस्टर्न घाट्स के पास बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म है, और ये बायोडाइवर्सिटी के केस में करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब यहाँ पर हमें स्पीशीज रिचनेस और एंडेमिज्म दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जस्ट अ फैट परस्यूड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी, वेस्टर्न घाट्स में क्या है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो एक हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, दैट इज वाई इट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स, अगर बायोडाइवर्सिटी एक जोग्राफिकल रीजन की क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या वो जेनेटिक डाइवर्सिटी, सिर्फ जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करती है? नहीं। स्पीशीज एंडेमिक टू द रीजन, क्या सिर्फ स्पीशीज की बात करती है? नहीं। एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन द रीजन, बायोडाइवर्सिटी की बात है, एंडेंजर्ड तो वो हो गए जिनकी वैरायटी कम हो रही है। नेक्स्ट इज द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन। यस, variety of organisms living in the region is termed to be known as biodiversity, so the correct option will be the option D. ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या मतलब मेजर्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें? रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, यस, अगर हम डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करेंगे, यानी कि अगर हम जंगल कम काटेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कटिंग डाउन यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यस, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स भी कम क्वांटिटी में यूज़ करें, उसकी जगह पर हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करें, तो भी क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है, ठीक है, कंट्रोल हो सकती है। ये ऑप्शन तो ठीक है, बट हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, क्या हमें प्लांट नहीं करने चाहिए ट्रीज? नो, दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए? नो, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही जब पहले ही ऑप्शन ऐसे आ रहा है, इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन। नो, तो क्या होगा, अगर हम डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे, और साथ में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ जो है कम करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो एवरेज राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सीटो प्लांट कंजर्वेशन। अब इन सीटो और एक्सीटो मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बताया था, एक्सीटो हो गया मतलब
आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट कंजर्व करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और इन सीटू हो गया इन द नेचुरल हैबिटेट कंजर्व करना, ठीक है। तो फील्ड जीन बैंक्स, दिस इज एन एक्स सीटू कंजर्वेशन। सीड बैंक्स जो है ये भी एक्स सीटू है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन। तो ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है ये एक्स सीटू प्लांट कंजर्वेशन के लिए नहीं यूज होता है, दिस इज। तो बोटेनिकल गार्डन जो है वो भी इन सीटू है, तो सॉरी एक्स सीटू है। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है वो एक्स सीटू नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। Which of the following represent maximum number of species among global diversity? देखो अगर हमेशा ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो होते हैं ना वो हमेशा फंजाई के होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? फंजाई के मैक्सिमम स्पीशीज़ जो हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में है। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, देखो जब हमें वाटर कंजर्व करने की बारी आती है, जब हमें वाटर कंजर्व करना होता है तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हम किसका कंटेंट जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाते। क्या हम प्रेसिपिटेशन का कंटेंट रिड्यूस नहीं कर, प्रेसिपिटेशन होगी तो ही वाटर कंजर्व होगा। रन ऑफ वाटर का नहीं कर पाते, ग्राउंड वाटर का नहीं कर पाते, ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़रूरी है। इवेपोरेशन, देखो वाटर से क्या होती है? इवेपोरेशन होती है। वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और उसमें हम उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो जब भी हमें वाटर कंजर्व करना होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इवेपोरेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या करती है? इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि सबसे प्रॉब्लम हमें कहाँ पर आती है? जब हम इवेपोरेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है? इवेपोरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज करेक्ट। अब हमें बताना है कि इनमें से किसकी जो डेफिनेशन है वो सही यानी एब्रीविएशन करेक्ट है। यहाँ पूछा गया IUCN। IUCN मैंने पिछले बहुत लेक्चर्स में बोलती आई हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यस दिस इज करेक्ट, यहाँ तो सही लिखा है। लेट्स सी नेक्स्ट इज IPCC, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। यस इट इज़ अ पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज बट इंटरनेशनल नहीं होता है, इट इज़ इंटरगवर्नमेंटल, ठीक है। ये कैसा है? इंटरगवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के लिए। नेक्स्ट इज यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं है, प्रोग्राम है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पॉलिसी, इट इज़ अ प्रोग्राम, तो ये भी गलत है। EPA इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी नहीं है, इट इज़ अ प्रोटेक्शन एजेंसी या प्रोटेक्शन एक्ट भी बोल सकते हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। EPA क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज IUCN, इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूजफुल इन, सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? देखो सेक्रेड ग्रूव्स वो ट्रीज होते हैं जो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, मेडिसिनली और रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो ट्रीज होते हैं। तो सेक्रेड ग्रूव्स किसके लिए स्पेशली यूजफुल हैं? तो ऑब्वियसली बात है कि जब ये इन सब चीज़ों के लिए कल्चरली, सोशली, रिलीजियसली, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट, तो इससे हमें क्या होगा? अवेयरनेस जनरेट होगी। तो ये किस लिए यूजफुल होते हैं? बिकॉज दे आर यूजफुल इन जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें हमें पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। देयर इज चांस इन नेचुरल सिलेक्शन इन इकोसिस्टम, सॉरी इन एवोल्यूशन प्रोसेस ड्यू टू अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी हमने देखा था कि स्पीशीज रिचनेस होती है। देयर इज चांस इन नेचुरल सिलेक्शन, देखो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। नेचुरल सिलेक्शन के लिए उसने 4 करेक्टरिस्टिक्स बताए थे। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या बताए? तो उसने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए वेरिएशन, इनहेरिटेंस, सिलेक्शन और टाइम, ये 4 करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, सो ही नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो सिर्फ जेनेटिक डाइवर्सिटी में ही होगा नहीं, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी में अगर हम बात करें तो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस होती है, तो सिर्फ इनहेरिटेंस होती है नहीं, लेकिन जिसमें हमें चारों के चारों करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है देयर इज चांस इन नेचुरल सिलेक्शन इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ड्यू टू इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। देखो जहाँ पर इकोसिस्टम की बात हो रही है मतलब वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में चारों के चारों करेक्टरिस्टिक्स जो नेचुरल के सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है वो प्रेजेंट हो गए। और यहाँ पर सिर्फ बायो कम्युनिटी डाइवर्सिटी की बात किया तो ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द देयर इज चांस इन नेचुरल सिलेक्शन इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या होता है कि चांस होता है नेचुरल सिलेक्शन में, एवोल्यूशन में, कि उसमें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होगी। क्या होगी? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होगी। पर्टिकुलरली जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं होगी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में ही जो 4 करेक्टरिस्टिक्स नेचुरल सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट थे वो चारों का डिस्क्राइब होगा उसमें, ठीक है। इन अ मेरीन फूड चेन स्मॉल फिश ईट प्लैंकटन, ठीक है, यानी कि प्लैंकटॉन्स को किसने खाया? प्लैंकटॉन्स को खाया
स्मॉल फिश ने, ठीक है, ये फूड चेन बना, ठीक है। बिग फिश ईट स्मॉल फिश, अब इस स्मॉल फिश को किसने खाया, इस स्मॉल फिश को बिग फिश ने खाया, और इस बिग फिश को अब कौन खा रहा है, इस बिग फिश को शार्क खा रही है। तो ये हमारी क्या बन गई, मेरीन इकोसिस्टम की एक फूड चेन बन गई। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स बनते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले नीचे क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स, फिर कार्निवर्स, फिर टॉप कार्निवर्स। तो जो टॉप पर होता है वो क्या होता है, उसकी पॉपुलेशन हमेशा सबसे कम होती है। तो अब यहाँ पर प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिशेस खा रही है, स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खा रही है, बिग फिशेस को शार्क खा रही है। तो सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन किसकी होगी, जो टॉप पर होगा। तो टॉप पर यहाँ पर कौन है, शार्क है। तो द आंसर विल बी द शार्क्स, सिंपल। Which of the following statements best describes a food web? अब हमें फूड वेब का पता है कि जब बहुत सारी इंटरलिंक्ड फूड चेन्स जो होती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो हमारा क्या बनता है, फूड वेब बनता है। तो क्या मैनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट लिव इन द सेम space and that share resources? No. Black bear eats fruit and spreads the food trees, so no, this is also not the correct answer. System that is made up of a community of organisms and their environment, तो community और environment को ecosystem बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। All life is connected by the transfer of energy among organisms and their environment. Yes, all life is connected, यानी interconnected network जो होता है फूड चेन्स का, उसको क्या बोला जाता है, फूड वेब। तो फूड वेब के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्रास दैट गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रास जो एनर्जी गेन करता है सन से, तो वो किसकी एग्जाम्पल होगी, ऑब्वियसली वो किसकी एग्जाम्पल होगी, प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर की कैसे होगी, क्यों, सन से हमें क्या, प्रोड्यूसर्स क्या प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो सन की बात आ रही है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है, दे आर परफॉर्म बाय प्रोड्यूसर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द प्रोड्यूसर्स। Which of the following options is not incorporated as सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स? देखो इनमें से हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर नहीं है। नहीं की बात हुई है, हाँ की बात नहीं हुई है। तो क्या है यहाँ पर, जेंडर डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी होगी तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट होगी, इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी होगी तो भी होगी, कैरिंग कैपेसिटी भी कंसीडर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर हम कैरिंग कैपेसिटी को अर्थ की एक्सप्लॉइट करेंगे तो हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं अचीव कर सकते। सो ये तीनों जो है ये इनकॉर्पोरेटेड है एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये सारे इनकॉर्पोरेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स के लिए। मरकरी एंड लेड, ये दोनों क्या हैं, बहुत टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो हम हार्मफुल हैं हमारी हेल्थ के लिए। ये क्या कॉज करते हैं, क्या ये नॉइस पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्या ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। अगर वाटर में प्रेजेंट हो तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, मरकरी और लेड की वजह से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? जो सस्टेनेबल वर्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है वो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कब आया था? इट केम इनटू द ईयर 1987। और कौन सी रिपोर्ट में आया था? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जो हमने कल भी पढ़ी थी, ठीक है। कब आया था ये? 1987 में। क्लियर? Which of the following options is correct when we only accomplish 2 out of 3 pillars of sustainable development? अगर हमें 2 pillars एकम्प्लिश करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, क्या इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इक्वल्स टू वायबल? येस, दिस इज ट्रू। इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है? वायबल है। सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है? बियरेबल है। सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबल क्या है? इक्विटेबल है। ये ऐसा ही फॉर्मूला है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द above will be the correct answer। यानी इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वो वायबल है, सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वो बियरेबल है, और सोशल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वो क्या है? इक्विटेबल है। सस्टेनेबल एनर्जी इज क्लीन, कैन बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेनेबल एनर्जी क्या है? क्लीन है, येस इट इज़ क्लीन, और इसको हमें ज़्यादा पीरियड के लिए भी यूज़ करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी।
द यूनाइटेड नेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSD इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? देखो ये रायो 2012 के डिक्लेरेशन में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनके गोल्स को अचीव करने की बात हुई थी, तो ये कौन सी, इसको क्या बोला जाता है? और इसको बोला जाता है रायो 2012, यानी कि रायो डी जेनेरो में 2012 में जो डिक्लेरेशन हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको और क्या इस नाम से जाना जाता है? रायो 2012 के नाम से जाना जाता है। और अगर ऐसे पूछे कि रायो 2012 को किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज़ नोन बाय द नेम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Which of the following statements is true about the air quality index? अब यहाँ पर बोला है कि क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स के कंटेक्स्ट में ट्रू है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या मेजर करती है? इट इंडिकेट्स द कलर ऑफ द एयर, क्या हमें एयर का कलर बताती है? नो। इट प्रेडिक्ट्स ओजोन लेवल्स इन योर एरिया, क्या ये आपके लेवल में, एरिया में ओजोन लेवल क्या है उसके बारे में बताती है। इट डिटर्मिन्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड पोल्यूशन, क्या साउंड से रिलेटेड है? नो। इट एस्टिमेट्स एयर पोल्यूशन मेनली सल्फर कंटेंट इन द एयर, यस दिस इज ट्रू। क्या करती है एयर क्वालिटी इंडेक्स? क्या बताती है? एयर की क्वालिटी बताती है, बताती है कि कितना पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है, सल्फर कंटेंट का कितना आपके एयर में जो है उसकी कंटेंट है, उसकी मात्रा कितनी प्रेजेंट है, वो बताती है। कौन बताता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये क्या मेजर करती है? एयर पॉल्यूशन को मेजर करती है, ठीक है। What is the total percentage of nitrogen gas in the air? This is very easy question, ये तो सबको ही आता होगा। तो नाइट्रोजन कंटेंट कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में? इट इज़ 78%। इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन, अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने लगे तो उससे हमें क्या होता है? उससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो जाती हैं। किसकी वजह से स्टार्ट हो जाती हैं? हमें एयर पोल्यूशन की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग इज रिलेटेड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉइल एरोजन जो है वो टॉप रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ सॉइल है, तो ये सब एयर पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो रिलेटेड क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इंक्रीज लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन, ये क्वेश्चन सेम हो गया है, विल स्किप इट नाउ। Smoke, fumes, ash, dust, nitric oxide and sulfur dioxide are the main sources of primary pollutants, secondary pollutants, biodegradable pollutants या none of the above। अभी बता रहे हैं कि smoke, ash, dust ये सारे किसके sources हैं? These are all the sources of प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था, विच आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स से डायरेक्टली निकलते हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ मिक्स करके जो पोल्यूशन काज करते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो हमें स्मोक, फ्यूम्स ये हमें पता है कि डायरेक्ट सोर्स से निकलते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं आपकी एनवायरमेंटल साइंस की सीरीज़। और इसके अलावा 240 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। 10 क्वेश्चंस जो है हम PDF के फॉर्म में आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपको वो खुद सॉल्व करने हैं। एंड इफ़ यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दैट यू कैन आस्क मी देयर। और उसके बाद ये हमारी MCQ सीरीज़ खत्म हुई। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।